सीक्वेंस के हिसाब से बताते जो क्वेश्चन, ताकि फिर हमें बार बार आगे पीछे ना जाना पड़े। 26, 27 और 30 का क्या है पहले की? 36। ओके 36। जी मेरे भाई, एफ लिमिटेड ईयर एंड 30 सितंबर on 1st January 2016 organization took out a loan of rupees 100,000 with annual interest। अब देखिए आपका ईयर एंड अपना इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ईयर एंड लोन कब लिया? 1 जनवरी को। किस रेट के ऊपर? 12% के ऊपर। द इंटरेस्ट पेएबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी इन एरियर्स। हमें पहले भी पता है इंटरेस्ट हमेशा एरियर्स में पे होता है। हाउ मच शुड बी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड? 30 सितंबर को एसपीएल में कितना चार्ज करेंगे? वो तो पर मंथ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसको अपने महीनों से मल्टीप्लाई कर दें। एंड हाउ मच शुड एक्रूड इंटरेस्ट? एक्रूड इंटरेस्ट तो बिल्कुल सादा सी बात है। इसमें पहले आप देखिए इंटरेस्ट बनता कितना और पे कब कब हो रहा है। आपका 1 लाख है जनाब, 1 लाख का 12% लें, कितना आंसर आ गया? 12,000। ये 12,000 है साल का, 12,000 है 1 साल का। अगर मैं 1 महीने का फाइंड करना चाहूं तो 12 पे डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा, और अगर मैं क्वार्टर का फाइंड करना चाहूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब पर मंथ इंटरेस्ट ये बनता है, पर क्वार्टर इंटरेस्ट। ये मैंने पर क्वार्टर इसलिए फाइंड किया क्योंकि पे क्वार्टरली कर रहे हैं। आपको पेमेंट की अमाउंट का पता होना चाहिए, बस इसमें यही चीजें हैं। अब 1 जनवरी से 30 सितंबर तक कितना टाइम बन गया? 1 जनवरी से 30 सितंबर तक यही टाइम बनेगा ना, 9 मंथ। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट आपने देना है 9 मल्टीप्लाई बाय 1000। लो जी, ऑप्शन या बी है या सी है। अब अगली बात हम देखते हैं कि आखिरी पेमेंट कब की। एक पेमेंट की वो करता है अप्रैल को, जुलाई को, अक्टूबर को। जुलाई देखेंगे, 30 सितंबर से पहले जो पेमेंट हुई 1 जुलाई, कितनी पेमेंट की होगी उसने? 3,000। अब उसके बाद अगली पेमेंट वो कब करेगा? अक्टूबर में। इसका मतलब है जुलाई को जो उसने पेमेंट की थी वो जुलाई को की थी, उससे पहले पहले वाली, और करता भी 1 जुलाई को है, फर्स्ट डे। अब 1 जुलाई को जो उसने पेमेंट की वो जुलाई से पहले वाली हुई। अब जुलाई वाली भी रहती है, अगस्त वाली भी रहती है, सितंबर वाली भी रहती है, क्योंकि 30 सितंबर को हमने, उससे अगली पेमेंट होनी अक्टूबर में। तो 30 सितंबर तक, अगली पेमेंट से पहले तक 3 महीने हैं जिसकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं की हुई, वो 3,000 बनता है। मतलब पूरे क्वार्टर की पेमेंट अभी अक्रूड है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन गई। ठीक होगी बात? तो आंसर कौन सा हो गया? बीटा। और सवाल 36 के बाद 37। On the first day of the month 1, a business had prepaid insurance 10,000। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? साल के शुरू में जो प्रीपेड होता है ना, इसका मतलब है पिछले साल पे कर दिया था इस साल के लिए, पे किया था पिछले साल। क्योंकि जो ब्रॉड ऑन होता है वो ब्रॉड ऑन प्रीपेड का मतलब है कि पिछले साल पे कर दिया था, पिछले साल का प्रीपेड है। आगे, on the first day of the month 8, it paid in full the annual insurance invoices 36,000 to cover the following year। following year अगले साल को कहते हैं। following year किस साल को कहते हैं? अगले साल को। the amount charged to SPL shown in the statement of financial position। हाँ जी, सिंपल सी बात है, 10,000 तो आ गया ब्रॉड ऑन। अगर आप सादा अल्फाज में लिखो ना, ये जो पिछले साल प्रीपेड था इस साल एक्सपेंस बन गया, ऐसा है या नहीं? ये तो हमारा एक्सपेंस बन गया, रिवर्स कर देते हैं ना। फिर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ 8, मतलब कि अगस्त, अगस्त के पहले दिन आपने 36,000 एक साल का पे कर दिया, साल का। अगर मैं इसकी टाइमलाइन आपको बनाकर सिखाऊं, 1 अगस्त को, क्योंकि 8वें महीना हम अगस्त ही लेते हैं ना, इसको उसने 36,000 पे किया 12 महीनों का। एनुअल का मतलब होता है
12 मंथ। इससे पहले जो पिछले साल प्री पे किया था इस साल के लिए वो कितना है? बस अब इसको दो तरीकों से करवाने लगा हूं। एक तो 36,000 में देखो हमारे साल का कितना है और अगले साल का कितना है। इस 36,000 में हमारा कौन सा आता है? 8वां महीना आता है या नहीं? वो भी हमारे पास आएगा। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5 महीने। 5 महीने हमारे, बाकी का एडवांस 15,000 हमारे, और बाकी कितना बच गया? एडवांस कितना आ गया? 21,000 प्रीपेड। एक्सपेंस में 25,000 लिखेंगे एक्सपेंस में, क्योंकि जो पिछले साल प्रीपेड था वो साल भी तो एक्सपेंस हो गया। और प्रीपेड में कितना लिखेंगे? अगर आप लोगों ने लेजर बनाना है, पिछले साल का प्रीपेड 10,000, कैश कितना पे हुआ? इस कैश के अंदर प्रीपेड कितना है? 21,000। लो जी, अब इसको क्लोज कर दो। ये टोटल कितना हो गया? 46,000। 46,000 और जो एसपीएल को चार्ज होगा वो 25,000। आपको लेजर वाला तरीका आना चाहिए क्योंकि ये अकाउंटिंग है, और दूसरा तरीका इसलिए आना चाहिए कि वो आपका दिमाग है। तो जी 25,000 और 21,000 ये आंसर है। और सवाल बताएं, समझ लगी इस सवाल की? अगला सवाल 42। हाँ हो गया 42 जी मेरे भाई। 31 मार्च 12 को अ कंपनी हैड ऑयल इन हैंड। अच्छा ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये दो चीजें होती हैं। आपको एक मैं और भी प्रीपेड की एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल प्रीपेड की तरह करते हैं। आप लोग जो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करते हो, पता है क्या फार्मूला होता है उसका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल को किधर लिखते हैं? एसपीएल के अंदर। वही होता है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। पहले मैं ना आपको एक कड़वा सच बताता हूं। स्टॉक का एक अकाउंट बनता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, और जो आंसर आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ सेल। अब अगर मैं यहां पर लिख दूं कैश और यहां पर लिख दूं एसपीएल, तो ये कौन सा लेजर बन गया? प्रीपेड का। कौन सा लेजर बन गया? प्रीपेड एक्सपेंस का। और जो स्टॉक होता है वो बेसिकली हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ही होता है। स्टॉक आ गया, अभी तक बिका नहीं। स्टॉक आ गया, अभी तक बिका नहीं। लेकिन मैं जो स्टॉक का लेजर भी बनाएगा वो इसी तरह से बनाते हैं, टी अकाउंट। यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, यहां परचेज लिख दी, यहां क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे अगर कोई स्टॉक के अलावा आपके पास चीज पड़ी हुई है, स्टेशनरी या कोई ऑयल, कुछ भी अगर आपके पास मौजूद है, इसका मतलब है वो प्रीपेड है। आपने खरीद लिया है, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। आपने खरीद लिया है, इस्तेमाल नहीं किया। एक्सपेंस में लिखोगे या एसेट में लिखोगे? खरीद लिया है लेकिन अभी इसको यूज, जब तक यूज नहीं किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि भाई तब तक आपने उसको एक्सपेंस में नहीं लिखना। तो फिर हम किधर लिख लें? एसेट में। चीज अवेलेबल तो है ना, अवेलेबल फॉर यूज तो है, तब आप एसेट में लिख दो। तो बिल्कुल इस सवाल के अंदर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। 31 मार्च 12 को अ कंपनी हैड ऑयल इन हैंड टू बी यूज्ड फॉर हीटिंग कॉस्टिंग 8200, प्रीपेड है। ऑयल इन हैंड का मतलब क्या है? आपके पास मौजूद है, तो आपका एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। आगे, एंड अनपेड हीटिंग ऑयल, ये आपकी लायबिलिटी है। पिछले साल के एंड पे आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और कुछ का पैसे आपने देने हैं। एक आपका एसेट है और दूसरा आपकी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग लेजर बनाते हो, दो ब्रॉड ऑन है। एक ब्रॉड ऑन एसेट का है वो है 8200, और एक ब्रॉड ऑन लायबिलिटी का है वो जो है 30। और सिंगल अकाउंट जो आपके पास अवेलेबल है, चीज पड़ी हुई है, वो आपका एसेट है। जिसके आपने अनपेड है, इनवॉइस देनी है, अभी पैसे देने, वो लायबिलिटी है। आगे 31 मार्च हीटिंग ऑयल इन हैंड वाज, ये था 31 12, ये है 31 मार्च 13, वो ओपनिंग, ये क्लोजिंग। कहता है हीटिंग ऑयल इन हैंड 9300 कैरिड ऑन,
and there was an outstanding heating bill 3200. Payment was made for the heating oil for this year. Payment was made, पेमेंट की है, कैश डेबिट हुआ क्रेडिट, जब तो आएगा किस साइड पर, कितनी अमाउंट से 3-4, कहता है बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगी। अब इसको क्लोज कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा, एसपीएल में। ओके की बात, आंसर बता दो 40 डेल्टा, मतलब ये आंसर आ रहा है एसपीएल का 33,100। क्लोज करना तो आता है ना, बड़ी साइड का टोटल पहले, छोटी साइड का जो डिफरेंस आएगा वो एसपीएल में चला जाए जी। नेक्स्ट 43। अभी वैसे 43 वाला ना, ये जितनी हमने प्रैक्टिस की है ये तो होना नहीं चाहिए, चलो आपने कहा है तो मैं कर देता हूं। देखिए जरा, A company has sublet part of its office. Sublet का मतलब होता है थोड़ा सा हिस्सा किसी को रेंट पे दे देना। And in the year ended November 30th, the rent receivable was until 30th जून तक रेंट होता था 8400 पर ईयर, पर मंथ भी निकाल ही नहीं इधर, पर तो डिवाइड बाय 12 कर दें तो तब पर मंथ कितना होगा 700। और कहते हैं 1 जुलाई के बाद ना रेंट हमने अपडेट कर दिया तो तब कितना हो गया 12,000, तो 1,000 रुपया हो गया पर मंथ। पर मंथ हम क्यों निकालते हैं, वो हमें जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना उसका जल्दी पता चलता है। अच्छा शायद ये मैंने बात कभी नहीं बताई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो पोजीशन होती है उसके अंदर एसेट लायबिलिटी होता है, परफॉर्मेंस में इनकम एक्सपेंस होते हैं। रेंट वाज पेड क्वार्टरली इन एडवांस, रेंट वाज पेड क्वार्टरली इन एडवांस, कब कब 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। What amount should appear in the company financial statement for the year ended 30th November? कहता है कि कितना वो अमाउंट नजर आ रही होगी स्टेटमेंट रेंट रिसीवेबल के नाम से, ये तो एसपीएल होना चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। आप देखें रेंट एडवांस होता है, ये हमारी टाइमलाइन होगी, ये हमारा साल हो गया, हमारा साल क्या है 30 नवंबर 30th नवंबर 2013, तो हमारा होगा 1 दिसंबर 2000, यह है हमारा साल। अब पेमेंट वाले साल टाइम लिखें, पेमेंट वाला टाइम है जनाब 1 जनवरी, यहां पर ही आएगा 1 जनवरी, फिर दूसरा 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर। किस दिन रेट चेंज हुआ, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को रेट चेंज हो गया। और कितना रेट हो गया, पहले कितना था, हाँ जी, और फिर हो गया यहां से आगे 12,000 का रेट है, यहां से पहले 8400 रेट है। ठीक है, पहले तो आप अपने साल के ना महीने तो काउंट करें कि बढ़े हुए कितने महीने बनते और कम कितने बनते, आपको ये पता चल जाएगा हमारा रेंट बनता कितना है। तो बताएं इसमें कितने महीने आ रहे हैं, 1 दिसंबर से शुरू करना है तो दिसंबर का महीना, ठीक है, और फिर आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं, तो जुलाई तो 1 जुलाई तो आगे शुरू हो जाएगा ना, 7 महीने, 7 मल्टीप्लाइड बाय 700, ऐसा ही होगा। और आगे रेंट एक महीने का 1000 रुपए के हिसाब से है, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 12 महीने हो गए पूरे हमारे, 4900 प्लस 5000, कितना आ गया 99। ये हमारी रेंट इनकम है, ये क्या है, रेंट इनकम। आओ जरा दूसरे पोर्शन पे जाएं, क्या देखते हैं, आखिरी पेमेंट रिसीट। आखिर में हमें इस दिन पैसे मिले थे, और कितने मिले थे, क्वार्टर के, एक क्वार्टर के कितने बनेंगे,
1000 है एक महीने का, तो 3000। अब ये 3000 मिले 3 महीनों के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के। क्या इस 3000 में कोई एडवांस है? कितना? एक महीने का, क्योंकि अक्टूबर का महीना भी हमारा है, नवंबर का भी हमारा है, एक महीना एडवांस है। इस 3000 में एक महीना एडवांस है, तो एडवांस कितना हुआ? 1000। अब जो एडवांस होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। जो एडवांस इनकम ले लो तो उसको आप अदर पेबल में भी तो लिखते हो। फाइनल अकाउंट के इतने सवाल आपने कर लिए। अब जिसने नहीं किए मैं उसका तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसने कर किए हैं, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ग्रुप के अंदर भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर फाइनल अकाउंट छोड़ के चले जाएं, क्या हमारा पेपर पास हो जाएगा? तो मेरे भाई, अगर आपने पेपर पास करने की खातिर सीए में आए हो ना, तो सीए छोड़ दो भाई। इसमें आपने सीखना है, कम से कम अकाउंटिंग तो सीखो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, और ये कह के आ रहे हो कि जी मैं ये छोड़ के चला जाऊं। मतलब ये तो वैसे ऐसा ही है कि इंसान बना रहे, उसका एक कान रहने दो, सुनाई तो उसको दूसरे कान से भी देगा, लेकिन वो लगेगा कैसे, जरा इमेजिन तो करो। तो बिल्कुल ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे फिर। तो आप कुछ भी छोड़ के ना जाओ, कम से कम अकाउंटिंग पूरी तरह पढ़ो एंड तक। देखिए, फेल पास इसकी टेंशन नहीं है, कभी ना जिंदगी में फेलियर आते हैं। अपने आप को आगे बढ़ो। कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कम से कम 2-3 यानी आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे ऑडिट है, उसके बाद टैक्सेशन है और अकाउंटिंग है। इन 3 को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आगे आपके यही 3 फील्ड है। बाकी आप देखें क्यूएम में या इकोनॉमिक्स में या I2B है, चलो ठीक है, इसमें आप सिलेक्टिव स्टडी कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इसमें भी आप सिलेक्टिव स्टडी करने जा रहे हो और चाहते हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो फिर कोई गंजा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, किसी का कान नहीं होगा, किसी का नाक नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना इसको इज्जत दो। अच्छा, आगे आ जाए। ये तो हो गया ना। तो यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं, आंसर कौन सा हुआ? ये बी, कि यहां पर पेबल क्यों लिखा हुआ है? ओ भाई, एडवांस इनकम रिसीव किया है तो लायबिलिटी होती है ना, और लायबिलिटी को आप अदर पेबल के नाम से लिखते हो। अभी फाइनल अकाउंट के अंदर वो एक हेडिंग नहीं बनी होती, एक्रूड एंड अदर पेबल, तो यहां पर लिखा हुआ है सन्ड्री पेबल। सन्ड्री पेबल का मतलब है अदर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि यहां पर तो रिसीवेबल लिखा होना चाहिए। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, ये यहां पर रेंट इनकम होना चाहिए, ये रिसीवेबल नहीं है। ये रिसीवेबल होते हैं जो हमारे एसेट हुआ अभी मिलने हों, ये तो मिल चुके हैं, और ये रिसीवेबल तो हो ही नहीं सकता, इसमें एडवांस तो ले रहे हो। हाँ जी, और बताओ सवाल। 45। हाँ, ये एक अच्छी चीज है, शायद कुछ बुजुर्ग इसको पहचान गए हूं। कहते हैं ये ओपनिंग हुआ और ये क्लोजिंग हुआ। अब आपने जब लिखने हैं प्रॉपर्टी 1, आपके पास लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ब्रॉड ऑन 12,300। ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसी साइड पर आता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट होता है। ओपनिंग बैलेंस लिखते वक्त जिस साइड का होता है उसी साइड पर आता है, क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड का लिखा होता है ना उस साइड पर नहीं आता। ओपनिंग बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस है ब्रॉड ऑन, मैंने दोनों ब्रॉड ऑन लिख दिए। ये डेबिट था और ये क्रेडिट था 2015 के, क्योंकि 2016 हमारा क्लोजिंग बन रहा है, तो मैंने दोनों के ब्रॉड ऑन लिख दिए। अब यहां पर देखें, प्रॉपर्टी 1 का कैरीड ऑन डेबिट है तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 13,400। डेबिट है तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, और ये क्रेडिट है तो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 6,700। क्लोजिंग हमेशा अपोजिट नेचर पे होता है, पोजीशन उसकी अपोजिट होती है। कहते हैं व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द एसपीएल एंड ओसीआई फॉर द ईयर एंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, कहते हैं इट रिसीव्ड 278,000 प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों को प्लस करके कैश लिख दें। रिसीव्ड है तो कैश डेबिट, रिसीव्ड है तो कैश डेबिट करो जरा। 278 प्लस 160 438। लो जी, खत्म हो गया सवाल।
आपका एसपीएल में इनकम में आ जाएगी जो अमाउंट इसका डिफरेंस होगा। ठीक होगी बात? सवाल किया करो तब आपको पता चलेगा ना कि कितने अच्छे अच्छे सवाल है। कैश को भी बस ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं जी, कैश को भी ऑपोजिट में लिखते हैं। कभी कैश को भी ऑपोजिट लिखते हैं? नहीं, मेरा मतलब कैरी डाउन को आपने ऑपोजिट साइड पे लिखा है। दो मेरे भाई, कैरी डाउन की तो एक विरासती ये चीज है। जब भी हमारे जो कैरी डाउन जिस साइड पर होते हैं, जब ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं किस साइड पर लिखते होते हैं? अपोजिट साइड पे। कैरी डाउन अगर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग या कैरी डाउन जिस साइड के पर होते हैं वो साइड का बैलेंस ही नहीं होता। जैसे सपोज हम जब यहां पर ऐसे करते होते थे, यहां पर 100 रुपए आता था, यहां पर 80 रुपए आ गया, हम कैरी डाउन यहां पर लिखते थे 20 रुपए, ऐसा ही है। तो ये 20 क्रेडिट नहीं है, ये बेसिकली डेबिट 100 रुपया था, इसको नेट करो तो 20 डेबिट बचेगा, ये क्रेडिट बचेगा। 100 डेबिट है, 80 क्रेडिट है, तो नेट करो तो क्या बचेगा, डेबिट या क्रेडिट? वो प्लस माइनस करो तो डेबिट। लेकिन इस साइड पर इसलिए लिखते हैं ताकि ये दोनों साइड पर 100 बराबर हो जाए। तो कैरी डाउन कैश तो अपोजिट नहीं लिखते हैं, कैश तो सही साइड पे लिखा हुआ है, ये कैश क्रेडिट ही हो रहा है, मतलब डेबिट ही हो रहा है। नहीं नहीं, ये कोई रूल नहीं है। ब्रॉड ऑन के अपोजिट साइड पे कोई रूल नहीं। जैसे मैं आपको एक सादा एग्जांपल देता हूं, हमारा ब्रॉड ऑन था, बैंक में पैसे पड़े थे, तो हमारा जो ब्रॉड ऑन था, ब्रॉड ऑन इस साइड पर आएगा। जब महीने का एंड हुआ, ओवरड्राफ्ट हो गया, बैलेंस नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव बैलेंस तो इस साइड पर आएगा, तो कैरी डाउन भी इधर ही आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन दोनों एक साइड पर आ जाए। लेकिन ये है कि अगर ये आप नहीं कह सकते कि अगर मेरा कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर पड़ा हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट है। हाँ, ओपनिंग जिस साइड पर है उसी साइड पर होता है। चलें जी, 45 के बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में पैसे इतने ले लिए और ये रिसीव्ड इन एरियर्स। ये तो ऐसा है ना, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि यार मुझे सवाल पूछा करो, उसने कहा ये बता दो। तो भाई सवाल पहले पढ़ तो लिया करो कि सवाल है क्या, चीकू हो यार। तो ये देखो जरा, कैश रिसीव इतना किया, ये दोनों के ब्रॉड ऑन कैरी डाउन गिवन है, ब्रॉड ऑन कैरी डाउन गिवन है। रेंट जो एडवांस में रिसीव करते हो लायबिलिटी होती है, एसेट होता है? लायबिलिटी होती है एडवांस में। तो ब्रॉड ऑन 102,600, कैरिड ऑन 88,700। फिर जो अक्रूड रेंट है वो रिसीवेबल होते हैं, ब्रॉड ऑन 4,2,300। मुझे लगता है ये सवाल आपने किए नहीं, आप कहते हो चलो मुझे जाकर दोबारा खपना ना पड़े। 4,8 और कैश कितना मिल गया 8,386। चलो खत्म सवाल। जो इसका डिफरेंस आएगा वो एसपीएल में चला जाए, जो भी आ रहा है यार। ऐसे सवाल ना करके आओ, जब आपको करोगे तो फिर आपको पता चलेगा ये सवाल को पूछने वाले नहीं थे। सवाल करे बगैर ना पूछो, टाइम भी तो आप लोग नहीं दे रहे हो ना। जब कह दिया जाता है ना तो चाहे फिर जब हमें, वो तो अब दौर खत्म हो गया, हमें जब किसी ने ये कह दी एक दफा ना ऐसे ही कैश फ्लो के सवाल, यानी बड़ा एक अच्छा टॉपिक होता है, उसके 12 सवाल थे, तो टीचर ने कह दिया कि अच्छा जी ये असाइनमेंट आपने करके आनी है। अब हमें ऐसे पता चला कि शायद कल ही करके आनी है। वो तो टीचर ने दिए थे कोई हफ्ते का काम, हमने पूरी रात लगा दी, यानी रात को सोए नहीं, आंखें लाल जब सुबह आए, लेकिन 12 सवाल पूरे थे। वो वैसे सवाल है जब जैसे फाइनल काउंट में शुरू में टाइम लगता है, बाद वो शुरू में था, तो उसके बड़े फायदे भी हैं हमें, यानी जितनी हमने प्रैक्टिस की हुई है। फाइनल अकाउंट के सवाल ना आप लोग बहुत जीनियस हो, यकीन जान। मैं जब फाइनल अकाउंट शुरू किया था ना, मुझे 6-6 घंटे लगते होते थे और सवाल ठीक भी नहीं होता था, लेकिन मेरी ये आदत थी मैं कभी सोल्यूशन नहीं देखता था, मैं दोबारा करता था पूरा सवाल। तो मुझे याद है कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मैंने हफ्ता लगाया, फिर उसका अब फायदा मुझे बहुत नजर आ रहा है। मुझे उन चीजों की सही तरह से समझ लग गई, अब सवाल गलत नहीं होते जो भी हो। इवन के मैं जब सवाल लिखकर हल करता हूं ना तो मैं कभी जवाब नहीं देखता, इतना मुझे यकीन होता है। और फिर मैं कहे ना कि सब जवाब तो उधर ऐसे आ रहा था, मैं कहता हूं उधर ही गलत है, इधर ही गलत हो सकता। तो फिर ये फायदे होते हैं, जितना कहते ना गुड़ उतना मीठा। चले और सवाल।
पूछे पूछे, घबराए ना। ये भी एक अच्छा सवाल है वैसे, 47 भी उन्होंने तो आखिरी दिन करना है। हाँ जी, कोई और है सवाल जिसने किए हैं एडिशनल में? चलो आ जाओ एडिशनल पे आ जाओ। एडिशनल का मुझे पेज का नंबर बता दो। कौन सा पेज है? पेज नंबर या क्वेश्चन के नंबर आप बताते जाओ। अच्छा, एडिशनल के कितने सवाल थे इसके टोटल? सिर्फ 50 ही थे तो उधर तो 70 होते थे पीओ में। जी बताएं। अच्छा, एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, पेपर में आया हुआ है, वो अभी बताना वैसे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ उसकी वजह, क्योंकि ये सवाल शायद तब भूल ना जाए, क्योंकि भी प्रेशर होता है सिलेबस खत्म करने का। तो हुआ ये कि पेपर में सवाल आया कि जो डेप्रिसिएशन की नेचर है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की जो नेचर है वो किस तरह से होगी। नीचे उसने जवाब में लिखा हुआ था, उसने कहा कि एक्रूड एक्सपेंस की तरह है। एक्रूड एक, फिर उसने कहा कि एक्रूड इनकम की तरह है दूसरा, फिर उसने कहा प्रीपेड एक्सपेंस की तरह है, फिर उसने कहा प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर की तरह है। मतलब पिछले साल का प्रीपेड, जैसे होता है ना पिछले साल का प्रीपेड इस साल में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सवाल आ गया और ये बहुत अच्छा सवाल है। ये प्रॉपर जिस बंदे को थोड़ी सी समझ है ना अकाउंटिंग की, वो जवाब दे सकता है। तुक्के तो बहुत मारे जा सकते हैं। देखें, डेप्रिसिएशन का जब भी ऐसे कोई सवाल आ जाए ना, आप सोचा ना करो कि इसको पढ़ा कहां था, इसको अप्लाई करो। डेप्रिसिएशन का हम क्या करते हैं, सिंपल इतना करो, जो डेप्रिसिएशन फाइंड करते हो क्या करते हो, उसका एक्सपेंस में लिखते हो, एसेट में से माइनस करते हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा ना, जो पढ़ा है उस पर अप्लाई करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाकर प्लस करते हो और एसेट में जाकर। अब मुझे बताओ एक्रूड एक्सपेंस का क्या करते हो? क्या करते हो एक्रूड एक्सपेंस का? क्या करते हो? एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी में प्लस, मतलब ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। एक्रूड इनकम का क्या करते हो? इनकम में ऐड कर देते हैं और करंट एसेट में भी जाकर फिर भी मैच नहीं कर रहा। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हो? एक्सपेंस में माइनस करते हो और एसेट में, और पिछले साल का जो प्रीपेड अगले साल उल्टा हो जाता है। तो ऐसा होता है ना, वो पिछले साल का जो प्रीपेड है इस साल क्या बन जाता है, वो एक्सपेंस बन जाता है, और जो प्रीपेड में लिखा होता है उसमें से खत्म कर देते हैं, या बिल्कुल ऐसे इसका उल्ट कर देते हैं। वो जैसे पिछले साल की एंट्री रिवर्स करते हो, तो अगर इसको उल्ट करोगे तो एक्सपेंसेस में ऐड, एसेट में से बन गया वो। तो इस तरह की अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो परेशानी की बजाय ना अपनी एडजस्टमेंट को सोचना कि अच्छा इसका इफेक्ट क्या आ रहा है और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में आया हुआ है। हाँ जी बताएं आप इसके सवाल। जी लास्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसका क्या करते हैं? नहीं, लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस होता है बस, वो अगले साल नहीं आता होता, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं। जी बताइएगा जरा। 26, उससे पहले किसके सवाल है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 भी है। मोहतशिम रिसीव्ड 2 years रेंट। वैसे इसने ना ये सवाल एडिशनल सवाल अच्छे हैं कुछ, अब जरा देखें, ये भी एक अच्छा सवाल है। 2 सालों का रेंट आपको मिल गया, 2 year rent amounting 720,000 on 1st March 22 for one of its properties. He closed his books on 30th June 22। लो जी 30th जून 2022 को आपने अपना क्लोज करना है साल, और आपको पैसे कब मिल रहे हैं? 1st मार्च को। कितना? 720,000, और ये मिल रहा है 24 महीनों का।
2 सालों का मिल रहा है। अब वो कहता है, अब ये उसने ये तो नहीं बताया बिल्कुल ही कि किस दिन उसने वो बिल्डिंग रेंट पे दी थी, तो हम यही समझेंगे कि जिस दिन रेंट रिसीव हुआ उसी दिन, क्योंकि या तो बताता ना कि इस दिन रेंट पे जारी है, एनुअली ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। कहते हैं व्हाट वाज द करेक्ट ट्रीटमेंट इन द अनअर्न्ड इनकम, मतलब कि एडवांस इन द जूनियर स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहली बात, 1 मार्च से लेकर 30 जून तक जो महीने हैं वो तो इनकम बन जाएगी, क्योंकि वो तो हमारे साल के महीने। कितने महीने गुजर गए, कितने महीने गुजर गए 1 मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने तो गुजर गए। अब मंथली इनकम निकाल लेना, 720,000 को 24 पे डिवाइड कर दो, 30 या 30। इसका मतलब है 4 महीनों की इनकम तो खत्म होगी, वो इनकम बन गई, वो लायबिलिटी ना बनी, 120,000 बन गया, बाकी बच गया 6 लाख। अब 6 लाख में अगले जो 12 महीने हैं वो करंट लायबिलिटी, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए जो विद इन 12 मंथ होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। देखिए आपने सिंपल तो पर मंथ निकालो, काम ही खत्म। देखिए आपने 1 मार्च को रेंट लिया, कितने महीने आपके साल के अंदर कवर हो गए, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है ना, साल एंड हो गया। अब वहां पर खड़े हो, आप देखते हो कि अच्छा अगले कितने महीनों का एडवांस आया हुआ है, पूरा 2 सालों का था ना, 4 महीने गुजर गए, 20 महीने रह गए। अब 20 महीने में जो अगला 12 महीने है वो करंट लायबिलिटी में आएगा, और बाकी को जो बच गया वो नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब 12 महीनों, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 30,000 से, ये आ जाएगा 360,000, 360,000 आ जाएगी करंट लायबिलिटी, और 3,000 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो 240,000, ये आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। कहते हैं रिकॉग्नाइज 6 लाख करंट लायबिलिटी, गलत। रिकॉग्नाइज 240 करंट, गलत। 360 करंट लायबिलिटी और 250,000 नॉन करंट लायबिलिटी। यानी अगले 12 महीने के जो एडवांस लिया हुआ है वो करंट, बाकी चाहे जितने महीने हैं उसके बाद सारे नॉन करंट। जी नेक्स्ट 7 8 देखिए, 1 जनवरी 22। अच्छा ये सवाल ना बड़े अच्छे सवाल है, गौर से पढ़ेंगे, वरना ऐसा होता है जो सवाल आप सोचोगे उसका भी जवाब होगा और जो सही आंसर है उसका भी जवाब होगा। अब गौर से देखना है, 1 जनवरी 22 अनपेड बिल ऑफ यूटिलिटी वाज 55,000। अनपेड मतलब के लायबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर यूटिलिटी एक्सपेंस वाज पेड, पेड का मतलब क्या हुआ, कैश दे दिया। एंड एट दिसंबर अनपेड बिल कितना रह गया, दिस। पहले कहता है द क्लोजिंग एंट्री ऑफ द यूटिलिटी एक्सपेंस। पहले आप यूटिलिटी एक्सपेंस निकालो तो सही, यूटिलिटी एक्सपेंस कैसे बनते हैं, इसका ब्रॉड ऑन किधर आएगा, लायबिलिटी साइड पे 55,000, और इसका कैश ऑन अपोजिट साइड पे 38। कैश कितना पे किया, 478,000, क्लोज किया, एसपीएल आ गया। बताया जरा कितनी अमाउंट आएगी एसपीएल की। अब यहां पर आपके याददाश्त का भी पता चलेगा, कितना क्लोजिंग, मुझे इस प्लस करके ये माइनस करके डायरेक्ट बता दे। 461 लाओ मेरे भाई। उसने पूछा क्या है, क्लोजिंग एंट्री, क्या पूछा है, ऑफ यूटिलिटी एक्सपेंस। तो मैंने तो बात ये खत्म कर दी थी, किसी भी एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री पूछे, एसपीएल डेबिट, वो वाला एक्सपेंस क्रेडिट, किसी भी एक्सपेंस की बात समझ लगी। अब ये एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस क्रेडिट, और ये यूटिलिटी एक्सपेंस क्रेडिट ही हो रहा है एसपीएल के नाम से, ये देखकर भी एंट्री पास हो रही है। तो आप देख लें, आप ढूंढ लें अपना आंसर, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम डेबिट। अच्छा एक चीज मैं ना बताई नहीं, ये सारी चीजें ना अच्छी बात है तो याद आ जाती हैं। अच्छा जो हमारा हम एसओसीआई बनाते हैं, एंड पे क्या फाइंड होता है पता है, कि नेट प्रॉफिट की भी क्लोजिंग एंट्री होती है, नेट प्रॉफिट की भी। इसने कहां जाना होता है, कैपिटल में ऐड होना होता है। बताओ ये इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है,
तो इनकम ने क्या हो, इनकम बजाते खुद ने हो जाना डेबिट और कैपिटल ने क्रेडिट हो जाना है। तो याद रखिए नेट प्रॉफिट की अगर आपसे क्लोजिंग एंट्री पूछी जाए ना तो आपने क्या करना है, एसओसीआई डेबिट कैपिटल, और अगर नेट लॉस आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो रहा है ना, तो कैपिटल डेबिट एसओसीआई या एसपीएल। ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री क्या बोला, ड्राइंग्स की कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, ये तीन ही है कैपिटल में जाने वाली चीजें, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और ड्राइंग्स। जिसने कैपिटल को बढ़ाना है कैपिटल क्रेडिट, वो चीज डेबिट, जिसने कैपिटल में से माइनस होना है कैपिटल डेबिट, वो चीज क्रेडिट। क्लोज हो गई, ठीक है। चलें जी अगला सवाल 10वां। हाँ जी, नासिर लिमिटेड पेज इंटरनेट यूजेज बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 से लेकर, मतलब कब कब का पे कर दिया, जनवरी 2022 से लेकर जून 2022, इन सब्सिक्वेंट मंथ इन इक्वल अमाउंट ऑन मंथली बेसिस। द अमाउंट पेड टिल 30th जून 22 इज 181,000। इसका मतलब है उसने कितने महीनों का ये 181,000 है, 6 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीनों का उसने बिल पे कर दिया। कहता बाकी महीनों का भी बिल वही है, इन सब्सिक्वेंट मंथ इन इक्वल अमाउंट ऑन द मंथली बेसिस, हर महीने का वही बिल है। कहता पहले तो मंथली बिल तो निकाल लें, 181,000 डिवाइड बाय 6, 6 महीनों का है ना, तो एक महीने का बिल कितना आ गया, 301 66 00 66 301.67। अच्छा चलिए आगे कहता है व्हाट हाउ मच अमाउंट शैल बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30th जून। अब हमने लिखना है 30th जून तक हमने कितना स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, तो कितनी अमाउंट जाएगी, 6 महीने हमारे बनते हैं तो कितनी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ईयर वो कहता है नासिर पे इंटरनेट यूजेज बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 टू जून, 6 महीनों का, इन सब्सिक्वेंट मंथ इन इक्वल अमाउंट ऑन मंथली बेसिस। नहीं, इसके बाद वो कहता है इक्वल अमाउंट वो मंथली बेसिस पे पे करता है, इक्वल अमाउंट मंथली बेसिस पे पे करता है, 6 महीनों की इकट्ठी नहीं पे करता। अब द अमाउंट पेड टिल 30th जून 22 इज 181,000, वो तो एक्सपेंस तो सीधा सीधा आ गया 181,000 क्योंकि हमारा ईयर एंड भी वही है। अब उसके बाद वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बाद वाले तो हमारे कवर ही नहीं हो रहे, बाद वाले तो कवर नहीं, तो इसमें कोई एक्रूड ही नहीं है। ये ना, ये मुझे लगता है यहां पर कोई डेट का मसला है। सब्सिक्वेंट मंथ है तो कोई मतलब एक मंथ बाद पे करेगा। नहीं नहीं, आप 30 जून पे खड़े हैं तब तक तो उसने यही लिखा हुआ है ना कि पे कर दिया, तब तक का उसने पे कर दिया, और ईयर एंड भी 30 जून है, तो एक्रूड कितना रहा। तो ये डेट में इशू है, ये ईयर एंड में इशू है या डेट में इशू है, तो इसके लिए इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि ये पूरा सवाल नहीं है। और 23 पे आ जाए। Ninja Corporation entered into contract with Rashid 1st September 22 provide annual maintenance services. Annual fee 360, यहां इस चीज को भी ख्याल रखा करें, एनुअल का मतलब होता है 12 महीने। 360,000 was received in advance and recorded as unearned income, मतलब उसने 3,60,000 को ना अनअर्न्ड इनकम मतलब लायबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पैसे मिले कब, 1922 को, और क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी। अब what adjusting entry shall be passed in the books of Ninja Corporation December 22, अब खुद बताएं 1 सितंबर को पैसे मिले हमें कि जी 12 महीनों के, दिसंबर को हमने उसको क्या लिख लिया, अनअर्न्ड एडवांस,
लेकिन जितने महीने गुजर गए वो तो एडवांस खत्म करो ना। किस किस महीने के मिल गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों के मिल गए, क्या वो भी लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी से माइनस और इनकम बना लेंगे, तो अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम डेबिट हो जाएगी। 4 महीने कितनी अमाउंट आ रही है? इसको 12 पे डिवाइड कर दो ना और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000। और इनकम में वो लिख दोगे लायबिलिटी खत्म करके 1 लाख, तो यही तो एडजस्टिंग एंट्री बन रही है। देखिए आपने पैसे लिए, लायबिलिटी लिख दी, लेकिन जितने महीने गुजर गए वो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट। इस तरह के सवाल पहले भी आए हुए हैं। वो जो रेंट रिसीव कर लिया, एडवांस प्रीपेड लिख दिया, उसमें जितना एक्सपायर हो गया तो प्रीपेड में से माइनस करके बाकी का प्रीपेड लिख दिया। हाँ जी, कौन सा आंसर बन गया इसका? अनअर्न्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। 23, ये तो बिल्कुल वही सवाल है। न्यूसन डीलर्स हायर्ड प्रॉपर्टी एंड आल्सो सबलेट पार्टनर। प्रॉपर्टी ली भी हुई है किराए पे और किराए पे दी भी हुई है। हायर्ड किराए पे ली हुई है, सबलेट किराए पे दी हुई है। द बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी आर एज अंडर। वो कहता है मेन प्रॉपर्टी। अब ये तो उसने खुद ही लिख दिया क्रेडिट डेबिट, हमें लिखने की वो सोचने की जरूरत नहीं किधर लिखना है। देखिए जो ब्रॉडन होते हैं वो जिस साइड पर लिखे होते हैं उसी साइड के होते हैं। 1,40,000 क्रेडिट, ये ब्रॉड होना है 2021, 1,40,000 और 60,000 क्रेडिट, ये ब्रॉड होना है, यानी ये भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है। 60,000 दोनों एक साइड पर आ सकते हैं क्योंकि दो डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं और दोनों ही क्रेडिट है तो दोनों ही क्रेडिट साइड पर आएंगे। अब 165,000 क्रेडिट लिखा हुआ है, क्लोजिंग है, तो डेबिट साइड पर आएगा, कैरीड ऑन 165,000। और एक 10,000 डेबिट लिखा हुआ है तो ये किस साइड पर आएगा? कैरीड ऑन 10,000। ठीक होगी बात। अब कैश कितना है? हाउ मच नेट अमाउंट शैल बी चार्ज टू द रेंट एक्सपेंस अज्यूमिंग दैट रेंट पेड इतना है, रेंट रिसीव्ड इतना है। ये तो और अच्छी चीज इसने बता दी जी। तो जो रेंट पे किया है वो किधर जाएगा? वो रेंट क्रेडिट होगा 750,000 से। और वो कहता है जो रेंट रिसीव है, आप नेट करके भी लिख सकते हो, 3 लाख। कहता है बताओ नेट करके जो बाकी पैसे एसपीएल में कितने चार्ज है, तो बस बड़ी साइड का टोटल छोटी साइड की माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर। ठीक होगी बात जी। 23 के बाद 26 नहीं समझ लगा? ओ भाई दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना, तो उनके दोनों के ब्रॉडन एक साइड पर आ सकते हैं। तो मैंने अभी एक बात पहले बताई थी थोड़ी कि ये ब्रॉडन भी एक उसी साइड पर आ सकता है, कैरिडन भी उसी साइड पर आ सकता है, इसका कोई चक्कर नहीं होता। देखिए आपने पिछले साल एडवांस रेंट दिया था, लेकिन जब साल का एंड हुआ ना तो आपके पास पैसे नहीं थे, आपने नहीं दिए। पिछले साल एडवांस रेंट दिया था, पिछले साल एडवांस रेंट दिया था, इसका मतलब है तब आपका प्रीपेड था, तब एसेट था। इस साल अक्रूड है तो पहले एसेट था, अब लायबिलिटी बन तो गई। तो जब एक एसेट बन गया दूसरी लायबिलिटी बन गई तो वो हो सकता है, पॉसिबल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस इस दिन का है, ये है ब्रॉड डाउन किसका? यूटिलिटी एक्सपेंस का, लायबिलिटी है। फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड 1 सितंबर को, और हमारा ईयर कहां से बन गया ना, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। कहते हैं 1 सितंबर 21 को आपने 36,800 पे किए। कब 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक। फिर 1 जनवरी 2022 को ये पैसे पे किए, 1 मई को ये पैसे पे किए, 1 जुलाई को ये पैसे पे किए, और ये टाइम भी वो बता रहा है किस किस को कवर कर रहा है। हाउ मच अमाउंट शैल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सादा सी बात है, हम क्या देखते होते हैं,
अपने महीने के जो एक्सपेंस बनते हैं ना, वो पहले काउंट करते हैं कि वो कितने बनते हैं। पहली बात, अगर लेजर बनाना है तो लेजर से भी ये जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां पर बना देता हूं ऊपर, ये देखिए एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस ब्रॉड ऑन इधर आएगा, कितना आ गया 12,500। जो हमारे साल के अंदर पेमेंट आती है, हमारा साल कौन सा है 1 जुलाई से 30 जून, वो सारी कैश के नाम से लिख दो। 1 सितंबर 2021 क्या हमारा साल है? 1 जनवरी 22 से लेकर ये भी हमारा साल है। 1 मई को जो पे किए हैं, क्योंकि 30 जून तक सारा हमारा साल है। जुलाई वाला हमारा साल, इन तीनों को प्लस कर दो 126। हमने देखना है हमारे साल के अंदर कितना कैश किया। और जब कैरी डाउन देखते हैं तो क्या चीज देखते हैं? हमारे साल की आखिरी पेमेंट, हमारे साल की आखिरी पेमेंट। आओ जरा, 1 मई को आपने पेमेंट की, कब तक की? कवरिंग फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक, मतलब अप्रैल तक आपका रेंट क्लियर है। जो जुलाई को पेमेंट की है वो कितने महीनों को कवर कर रही है? मई, जून, जुलाई। हमारा कोई टाइम आया इसके अंदर? कितने महीने हैं? 2 महीने हमारे आए। क्या वो पेड है या अनपेड है? अनपेड है, क्योंकि उनकी पेमेंट की डेट क्या है? जून के अंदर। तो ये 18,600 है, ये 3 महीनों का है। इसको 3 पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 2 करो, 2 महीनों का पता चल जाएगा। 124 तो कैरी डाउन आ गया 12400। ये हमारे एक्सपेंस हैं लेकिन पे नहीं हुए। ठीक होगी बात? चलो एसपीएल फाइंड हो गया। हाँ जी, तो मई टू जून, मई जून, अच्छा ये 2 महीनों का है, माजरत ये 2 महीनों का, ये सारे का सारा अनपेड है, ये 3 महीनों का नहीं है। मई और जून 2 महीनों को कवर कर रहा है और है ये अनपेड, क्योंकि ये जुलाई में पे हुआ है तो 18,600 पूरे का पूरा आएगा, 2 महीनों को कवर कर रहा है, जुलाई तक नहीं है, तो एसपीएल में अमाउंट आ जाएगी। मेन वही देखनी है कि आखिरी पेमेंट जब हमने की थी ना, उसके बाद जो टाइम आ रहा है ना, उसकी पेमेंट नीचे से हमें पता चल गई कि मई और जून की असल पेमेंट बनती कितनी है, वो है बनती है 18,600। तो कितना एसपीएल में आ गया? 132। ये एक्सपेंस और ये कैरी डाउन हमारा एसेट होता है या लायबिलिटी होती है? तो ये एसेट है या लायबिलिटी है? तो 132,100। ठीक होगी बात? चले जी, और नेक्स्ट 26 के बाद बस, गुड। 36 चले, अगर आपने वाकई समझ के कर ली है ना, बस फिर ठीक है। फिर ये सारे सवाल अगर किए हैं या बस ऊपर ऊपर से पढ़े और पीछे से जवाब देकर टिक करते गया, तो ये नहीं, खुद से किए है ना, तो समझो आप बड़े अच्छे ट्रैक पे आ गए हो। नहीं कर रहे हो तो फिर आपको जरूरत है अभी अपने ऊपर काम करने की। बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरनेट एक्सपेंस, एक्रूड एंड प्रीपेड। तेरे सवाल सारी एक जैसे है, एक्रूड भी है, प्रीपेड भी है। बैलेंस कितना है 30 जून 22 का? 19,800, 23,300। ये है 30 जून 2022। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 पेमेंट वाज मेड, इतनी पेमेंट हो गई। द इंटरनेट एक्सपेंस वाज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट बताई हुई है एसपीएल की। कहते हैं द बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज 16,600 और ये 2021 का बताया हुआ है। देन बैलेंस ऑफ प्रीपेड। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहां पर ना सिंगल अकाउंट बनाना आता है ना सबको, इसका लेजर की ना वो बार बार प्रैक्टिस आपसे करवा सकता है। मुझे बताओ यहां पर ब्रॉड और किस एक्सपेंस का लिखते हो? डेबिट साइड पर किसका? प्रीपेड का। और इस पर ब्रॉड और किसका लिखते हो? एक्रूड का। ऐसा ही है, यहां पर कैरी डाउन किसका लिखते हो अगर ना बताया हो तो?
अगर बता दिया जाए तो फिर तो वो किसी भी साइट पर चला जाता है, प्रीपेड का। डन। यहां पर क्या लिखते हो और यहां पर क्या लिखते हो? यही सर 6 चीजें हैं। इन 6 में से अगर आपको 5 के बारे में बता दिया जाए तो बात तो खत्म हो जाती है। अब हमेशा सिंगल अकाउंट में ना यही होगा, 6 चीजों की इंफॉर्मेशन में से 5 चीजों की इंफॉर्मेशन बताई होगी, एक आपने खुद फाइंड कर लेनी है। अब सवाल के अंदर देखें, आपका ईयर एंड 30 जून है, एक्रूड इंटरनेट एक्सपेंस 19,800, प्रीपेड 23,300। जून 2022 ये आपका साल है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है? ये क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग तो 2021 है, ये क्लोजिंग है दोनों। तो प्रीपेड का क्लोजिंग किधर लिखते हो? प्रीपेड है एक्रूड कितने हैं? 19,800 और प्रीपेड कितने हैं? 23,300। ठीक है, अब आगे बढ़े। कहता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो 196,850 है, 196 वो यही पेमेंट है। अब आगे पढ़े, जरा ये लाइन पढ़े, द इंटरनेट एक्सपेंस चार्ज टू एसपीएल। तो ये कौन सी अमाउंट बताइए ये बोला? एसपीएल की। कहता जो अमाउंट आपने एसपीएल में चार्ज किया है वो है 211,200। फिर कहता है कि अगर एक्रूड इंटरनेट पिछले साल का 16,200 है, 16,600 200, तो कहता है बताओ पिछले साल का प्रीपेड कितना हो गया? सवाल तो पूरा हो गया, वो तो ये इक्वेशन बन गई। अब जो बैलेंसिंग फिगर है इसका टोटल करो, वो माइनस करो, आंसर आ गया। अगला सवाल 41, द फॉलोइंग डाटा वाज रिलेटेड टू द अंजुम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस। ऐसे सवाल पर फोकस करोगे ना तो ये बगैर सॉल्यूशन किए भी हल हो जाते हैं। पहले बात उसने पूछा क्या है? एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। कैश पूछा है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पे कितना किया है साल। कहता है कि एक्रूड एक्सपेंस 1 जुलाई को आपके ये है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड एसपीएल वाले ये हैं, प्रीपेड एक्सपेंस 30 जून ये है। लेजर बनाए। एक्रूड एक्सपेंस का ब्रोडन किस साइड पर आता है? ऐसा ही है। एसपीएल में कितनी अमाउंट आ गई? 1,25,000। ये फिर वही वो जो कमजोर दिल वालों पर अटैक किया। जरा देखिए तो सही, प्रीपेड एक्सपेंस क्लोजिंग है, और प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग क्या साइड पर आता है? इसी साइड पर आता है। ब्रॉडन उसका एसेट साइड पर होता है ना, तो प्रीपेड का भी लेजर बनाकर आए हैं। ऊपर उसने ओपनिंग बताया हुआ है एक्रूड का, तो एक्रूड का ओपनिंग आता है लायबिलिटी साइड पे, क्लोजिंग उसने एक्रूड का नहीं बताया, प्रीपेड का बताया। तो प्रीपेड का क्लोजिंग इसी साइड पर आता है। कितनी अमाउंट? 19,600। अभी ये लेजर में बनाकर ये देखें, प्रीपेड का ब्रॉड ऑन, प्रीपेड का कैरिड ऑन। अब बंदे को बड़ा अजीब लग रहा होता है, सारा कुछ एक साइड पे। अब जो एक चीज रह गई वो क्या है? कैश। कैश आज क्योंकि इस साइड पर बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो बाकी कैश ही आएगा इधर, तो सबको प्लस कर दो। 1 बस लिखते हो, बंदे को एकदम परेशानी होती है कि अदरवाइज अगर सही कॉन्सेप्ट है ना लिखी जाओ। 44, हाँ जी। MPD was engaged in rental business. He received, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, रिसीव्ड है या पेड है। 720,000 as rent from different tenants. The book showed the following statement at start of the year. कहता है कि रेंट इन एरियर्स जो है ना, ये है आपका मार्च 2021 और ये 2022। ये 2021 है, ये 2000 एरियर्स भी हैं, एडवांस भी हैं। कहता है और ऊपर कैश रिसीव भी गिवन है। कहता हाउ मच रेंटल इनकम, लेटर बना लो। ठीक है, बस है। और किसी को भी सवाल है? आयशा मुबीन, गुड मॉर्निंग। देखो जिसके सवाल ठीक हो ना सारे, वो सो जाता है। चले, चलो ये मामला तो हमारा हो गया कंप्लीट।